हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। सीबीएसई के द्वारा लॉन्च की गई द क्वेश्चन बुक कॉमिक सीरीज़ और इसके हिंदी रूपांतर के इस भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज के भाग में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम स्पैटियल रीजनिंग के बारे में सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है गिव मी सम स्पेस। अब आप जानते हैं 3 कैरेक्टर्स हैं इस कॉमिक में, अंकित, अंकिता और डेक्स्टर। ठीक है, तो अंकित जो है वो यूं ही जो बैठे हैं आग सेक रहे हैं, तो डेक्स्टन को कहता है चलो मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, तुम एक अंक के बारे में अपने दिमाग में सोचो। डेक्स्टन भी इस बात को मान लेता है और वो 15 अंक जो है वो सोच लेता है। इसके बाद वो कहता है इसे 3 से तुम गुना कर दो। तो उसने गुना कर दिया, ठीक है, उसका 45 जवाब आ गया। अब उसने कहा इसमें 18 ऐड कर दो, तो उसने उसमें 18 ऐड भी कर दिए। अब उसने कहा जी बिल्कुल, इसका तो जवाब जो है वो 63 आ गया। अब इसको 3 से भाग करने के लिए वो कहता है, तो जैसे ही वो 3 से भाग करता है तो 21 जवाब आ जाता है। अब वो कहता है इसमें से वो अंक अब घटा दो जो अंक तुमने पहले सोचा था। अब उसने पहले 15 सोचा था, तो 21 में से 15 घटाने पर उसे 6 जवाब मिल गया। तो जब अंकित कहता है क्यों 6 ही उत्तर आया है ना, तो डेक्स्टन हाँ जब कहता है तो वो खुशी से उछलता हुआ कहता है देखो ये है जादू। लेकिन इतने में ही अंकिता उसे रोकते हुए कहती है ये कोई जादू नहीं, ये अलजबरा है। अगर तुम फॉलो करते हो किसी का प्रोसीजर तो उसका उत्तर हासिल करने के लिए तुम्हें डिवाइड करना पड़ता है वो नंबर जो तुमने पूछा है ऐड करने के लिए। तो अब देखिए 18 में से उसने ऐड करने के लिए 18 कहा था, उसको डिवाइड करने के लिए कहते हैं तो 6 उत्तर जो है वो अपने आप आ जाता है। अब डेक्स्टन जो है वो डेक्स्टन कहता है डेक्स्टन व्हाई आर यू सो स्मार्ट। अंकित जो है वो डेक्स्टन को कहता है डेक्स्टन तुम इतने इतने ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो। अब अंकिता आगे बढ़ते हुए कहती है चलो बहुत हुई हुआ बच्चों का खेल, क्यों ना आप स्पैटियल रीजनिंग के बारे में कुछ सीखा जाए। ये जो रीजनिंग है ये शेप्स और स्पेस के बारे में है और एक एग्जाम्पल तुम इसके लिए देख सकते हो। तो अंकिता जो है वो एक एग्जाम्पल यहाँ पर देती है कि एक 3 डायमेंशनल शेप है, 3 विभाओं वाली एक आकृति है और नीचे 4 कार्डबोर्ड की शेप्स जो है वो 4 विकल्पों में दी गई हैं। तो किसे फोल्ड करने से जो है वो आकृति बन सकती है। अब इतने में अंकित कहता है कि यहाँ पर 7 फेसेस हैं, तो अब मुझे सातों के सातों फेसेस को फोल्ड करना पड़ेगा हेड में। हेड मतलब मन में उनको अपने दिमाग से उनको फोल्ड करके देखना पड़ेगा कि कौन सा सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो आप सोचते हुए आगे बढ़ते हुए अंकित कहता है ए तो नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इसके बॉटम को यानी निचले सिरों को फोल्ड करेंगे तो वो स्क्वायर नहीं बनेगा। इसके बाद वो कहता है बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो एजेस हैं उन्हें मिलाने से क्या है आकृति नहीं बन सकती है जो आकृति हमें चाहिए टॉप पे। उसके बाद वो कहता है सी जो है वो भी मतलब वो भी ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, उसमें कोई सर्वांग समता नहीं है। इतने में डी पर जब उसका ध्यान जाता है तो वो कहता है हाँ डी जो है वो थोड़ा सा नज़दीक लग रहा है और ये सही जवाब हो सकता है। अंकिता कहती है बिल्कुल सही, दिस इज़ यूजिंग इमेजिनेशन, यानी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए तुमने अपने मन में ही इसको हल किया। तो जो इमेजिनेशन है वो हमें हेल्प करती है 3D शेप्स को, फॉर्म्स को, वेरियस एंगल्स और फोल्ड्स को करने के लिए। तो वो कहती है इसे हमें भी ट्राई करने के लिए वो कह रही है। तो अब आगे बढ़ते हुए अंकिता कहती है सम चिल्ड्रंस आर मेकिंग डेकोरेशंस, कुछ सजावटी सामान बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने एक वर्गाकार जो शीट है पेपर है उसको फोल्ड किया है डायगनली अगेन सो दैट 2 शार्प पॉइंट्स मीट एज शोन, ताकि 2 जो किनारे हैं तीखी नोकें हैं वो एक जगह पर मिल सकें। तो एक अब वो कह रहा है ए कट इज मेड थ्रू ऑल द लेयर्स ऑफ पेपर अलोंग द डॉटेड शॉन लाइन शॉन। तो अब सब ने क्या किया कि एक डॉटेड लाइन जो यहाँ पर दिखाई गई है उसको पूरे उसमें काट दिया ताकि उसकी सभी परतों पर उसके कटने का जो निशान है वो आ जाए। तो अब ये जानना चाहती है अंकिता, सवाल है उसका कि जब इसको खोला जाएगा तो कैसा जो है वो दिखेगा वो पेपर। तो देखिए अब आई थिंक यू विल हैव टू कट द टॉप टू गेट साइड ए।
अब डेक्स्टन कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ए ऑप्शन चाहिए तो हमें टॉप पे काटना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल। बी भी बिल्कुल नहीं लग रहा है। बोलता हाँ लेकिन एक साइड कट से जो है ये सी शेप की तरह ज़रूर लग रहा है, तो दिस मस्ट बी द आंसर। ठीक है, अंकिता कहती है बिल्कुल हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन डी और ई के लिए भी ज़रा ट्राई करके देखो ताकि तुम्हारा जो जवाब है उसको वो सुनिश्चित हो सके, वेरीफाई हो सके। तो थिंकिंग अबाउट शेप्स के बारे में सोचते हुए कैन बी प्रिटी फन एंड यूज़फुल, वो बहुत मज़ेदार रहता है वो उनके बारे में सोचना, उस तरह से स्पैटियल रीजनिंग करना। दिस थिंकिंग विल मेक, ये जो है वो हेल्प करेगी वेरियस फील्ड्स में, जैसे इंजीनियरिंग की अगर बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, या फिर फिज़िक्स के एडवांस लेवल्स की बात करें, तो वहाँ पर ये हेल्प करेगी। अब समय है जब मैं तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम सॉल्विंग और सर्चिंग के बारे में बताऊंगी। जैसे अभी हमने स्पेटियल साइंस का किया, तो अगला है इफ़ यू कैन सॉल्व इट सर्च फॉर इट। तो इसके बारे में अभी हम आज पढ़ेंगे, आज की इसमें इसका हिंदी रूपांतर देखेंगे। सो फार वी हैव बीन, हमने अभी तक ऐसी समस्याओं के को ही हल किया है जिन्हें थोड़ा बहुत सोच के हल किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं यहाँ पर जहाँ हमें आंसर को सर्च करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दैम। हल करने से नहीं बल्कि खोजने से उनका उत्तर मिलता है। तो दिस इज़ यूज़फुल, ये उस समय यूज़फुल है जब तुम्हें उस तरीके का पता नहीं है जिससे तुम हल निकाल सकते हो किसी समस्या का। चलिए वो कहती है उदाहरण के लिए मैं तुम लोगों को एक जो है वो स्थिति जो है वो देती हूँ। और स्थिति इस प्रकार से है कि आमिर जो है वो चैरिटी कलेक्शन के लिए हेल्प कर रहा है, और उसको जो है वो कुछ लिफाफे जो है वो मिले हैं जिनमें रुपए हैं यानी नोट हैं, और उसमें बहुत से लोगों ने, डोनर्स ने, बहुत से दानी सज्जनों ने वो दिए हैं। तो उसने नोटिस किया है कि देयर आर एनवेलप्स, कुछ एनवेलप्स ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्टली 3 आइटम्स हैं। ठीक है, बट सम ऑफ देम कंटेन 1, 2 और 3 बटन्स इंस्टेड ऑफ रुपी नोट्स। 3 आइटमें हैं लेकिन उनमें से कुछ में 1 बटन है, कुछ में 2 बटन है और कुछ में 3 बटन है। यानी जिसमें 3 बटन है वो कुछ भी दान नहीं देना चाहते, जिनमें 2 है उन्होंने 1 नोट जो है वो दान किया है, 2 खाली हैं, और जिसमें 1 है उसमें 2 नोट दान किए हैं और 1 जो है वो खाली है। तो ऑल द नोट्स हैव डिनोमिनेशंस, उसमें डिनोमिनेशंस क्या है कि किस किस वो उसमें है, मूल्य में है, वो 1 रुपये के मूल्य में है, 5 के, 10 के, 20 के और 50 के। तो अगर आमिर को काउंट करनी है वैल्यू ऑफ ईच एनवेलप, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट दैट ही विल नॉट फाइंड इन एनी एनवेलप, तो वो कौन सा न्यूनतम राशि होगी जो किसी भी लिफाफे में उसे नहीं मिलेगी। अब बताओ तुम इसे कैसे सॉल्व जो है वो करोगे। अब इसका एक्सप्लेन नीचे किया गया है कि हर एनवेलप जो है वो डिफरेंट वैल्यू होगी, जिसको हम स्टार्ट कर सकते हैं 1 से और हाई जा सकती है वो 150 तक। ठीक है, क्योंकि 3 में 50-50 नोट भी हो सकते हैं, है ना, तो जिसमें तीनों में 50-50 होंगे वहाँ पर 150 बन जाएगा, और जहाँ 2 बटन्स डाल दिए जाएंगे यानी ब्लैंक और 1 रुपये का सिक्का नोट, तो वहाँ 1 रुपया ही जो है वो कीमत आएगी। बट देर आर सम वैल्यूज दैट आमिर कैन नॉट फाइंड इन एनवेलप। फॉर एग्जाम्पल, आमिर कैन नॉट फाइंड ₹14 इन एनी नोट एज ही वुड नीड Rs10 एंड 4 ₹1 नोट एंड ईच एनवेलप हैज़ 3 मैक्सिमम। लेकिन बोला इसमें कुछ ऐसी संख्या है जो कि आमिर को नहीं मिल सकती, जैसे 14 का उदाहरण दिया है, क्योंकि 10 रुपये का 1 नोट हो गया और उसके बाद तो 2 ही नोट बचे, तो वो फिर उसको वो नहीं हो सकता है, एक उसमें ऐसा इसमें कहा गया है। बोलता है लेकिन वेल वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज लिस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। बोला अब हमें सभी संभावनाओं को सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिस्ट करना पड़ेगा, उसकी सूची बनानी पड़ेगी। आगे वो कहते हैं वी नो दैट एनवेलप्स कैन कंटेन, हम जानते हैं कि एनवेलप में क्या हो सकता है, 1 बटन और 1 और 2 रुपये या 3 नोट्स हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी विद 1 नोट, उसमें 1 नोट के 1, 5, 10, 20 और 50 होने की संभावना है। उसमें 2 कॉइन्स हो सकते हैं विद अ लिटिल टू बी मोर केयरफुल, है ना, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस बात का भी। उसने कहा हम शुरू कर सकते हैं 1 से, और पॉसिबिलिटीज़ फॉर सेकंड नोट के बारे में हम सोच सकते हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ वो बताता है। और सिमिलरली वो कहता है कि बाकी जो डिनोमिनेशंस हैं उनको भी आप कीजिए। और इफ़ वी लिस्ट ऑल द टोटल्स वी
भी दे विल बी एज फॉलोज। और अगर वो टोटल भी करके देख रहा है तो देखिए 51 आ रहा है, 55 आ रहा है, 60 आ रहा है, 75 आ रहा है, 100 आ रहा है। नाउ वी हैव टू लिस्ट ऑल द, अब हमें सभी पॉसिबिलिटीज़ को कॉम्बिनेशंस ऑफ में जो है वो करना पड़ेगा तीन कॉइन्स के। दैट विल बी एक एक एक, ठीक है, एक एक 5। तो इस तरीके से किया, देखिए 3 बना, 5 बना टोटल, है ना। तो इफ़ यू थिंक, यू नोटिस, वी कैन हैव 1 2 3 5 6 एंड सो ऑन। लेकिन हमें 4 जो है वो नहीं मिल सकता है जोड़, क्योंकि एनीथिंग इंक्लूडिंग 5 विल बी मोर देन 4, इट मस्ट बी अवर आंसर। जिसमें भी 5 से ज़्यादा होगा उसका उत्तर जो है वो 4 से ऊपर होगा। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है, आप देख सकते हैं। आप देन यू कैन स्टार्ट स्ट्राइकिंग ऑफ नंबर्स दैट यू हैव फाउंड इज प्रॉब्लम एज द प्रॉब्लम आस्क यू टू फाइंड। अब वो कहता है कि जो समस्या तुम्हें शब्द जो मिलता जाता है, जो अंक, उसको स्ट्राइक करते जाओ। तो अंत में 4 ही बच रहा है, जो कि कहीं भी नहीं मिलेगी वैल्यू। तो 4 को जो है वो इन्होंने एज ए आंसर यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब एक और उदाहरण यहाँ पर दिया है कि वेयर इट इज़ मच ईजियर इफ़ यू ट्राई सर्चिंग फॉर द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बोला, एक और उदाहरण दिया गया है जब तुम बहुत और भी आसान तरीके से सर्च कर सकते हो इंफॉर्मेशन को। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि मैं जो है वो बी टाउन में रहती हूँ और मुझे सब्जियाँ डिलीवर करने के लिए बाकी के 3 शहरों में, टाउन्स में जाना पड़ता है और वापस बी टाउन में आना पड़ता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो दूरी है वो क्या रहेगी, सबसे छोटी दूरी। तो अंकिता कहती है इस प्रकार की समस्याओं में जो है वो हमें सभी रास्तों को की लिस्ट बनानी है। तो बोला हमारे पास बहुत ही थोड़े से रास्ते हैं, तो हम सभी की लिस्ट बना सकते हैं टोटल डिस्टेंस के साथ। तो देखिए यहाँ पर बनाई गई है। पहले रास्ते का डिस्टेंस 59 किलोमीटर्स है, इसी तरीके से 62, 67, 62, 59 और 67। यानी कि वंस वी हैव लिस्टेड, जैसे ही हमने सभी संभावनाओं की लिस्ट बना ली है तो हम देखने को मिलता है कि सबसे कम है 59। तो दिस स्ट्रेटजी इज़ यूजफुल व्हेन यू कैन नॉट फाइंड और रिमेंबर अ कन्वेंशनल मेथड। जब हमें कोई पारंपरिक तरीका इसको हल करने का याद नहीं रहता है तो हम इस तरीके का इस्तेमाल उस समय कर सकते हैं। अंकित कहता है मेरे पास एक समस्या है कि क्या तुम सभी समस्याओं का हल निकाल सकती हो। वो कहता है मेरा अभिप्राय ये है कि क्या हर समस्या का हल निकल सकता है। तो अंकिता कहती है बिल्कुल सही सवाल है तुम्हारा। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि अभी तक हल नहीं की जा सकी हैं, लेकिन अधिकतम समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम अपने डे टू डे, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हैं और जिन्हें हम थोड़ी सी जानकारी अगर हमारे पास हो, डाटा तथ्य हो, तो हम कर सकते हैं। तो उसका एक उदाहरण भी वो देती है अंकिता। वो कहती है मैं एक ट्रिप मीटर यूज़ करती हूँ मेरी कार में, ये अब दूरी को मापने के लिए कि कितनी दूरी तक मेरी कार चली है। और मैंने जब मैं इसकी सर्विस करती हूँ तो मुझे ये पता चल जाता है कि अब अगली सर्विस कब करवानी है। तो ट्रिप मीटर जो है वो 0 पे सेट किया जा सकता है एक बटन को दबा करके, और फिर ये किलोमीटर्स को रिकॉर्ड करेगा लास्ट रीसेट से लेकर के जब तक मैं गाड़ी चलाऊंगी या रीसेट द्वारा नहीं करती हूँ। तो मैंने जो है वो ट्रिप मीटर को 0 पे सेट कर दिया अपनी लास्ट सर्विस के बाद, और अगली सर्विस मुझे करवानी थी 20,000 किलोमीटर्स के बाद। कुछ समय बाद आई लेंट द कार टू माई ब्रदर, मैंने अपने ब्रदर को वो कार दी और मैं उसे ये बताना भूल गई। उसने ट्रिप बटन दबा दिया और उसने कितना 575 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा ड्राइव कर दिया, ठीक है। तो अब व्हाट शुड द ट्रिप मीटर रीड व्हेन द नेक्स्ट सर्विस इज ड्यू। तो अब उसको समस्या है, तो वो कह रही है कि इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए इंफॉर्मेशन जो दी गई है क्या वो सफिशेंट है, क्या वो काफ़ी है, या अगर नहीं तो हमें क्या अतिरिक्त जो जानकारी है वो इसके लिए चाहिए है। अब अंकित सोचते हुए कहता है कि दूरी जो तुमने तय की लास्ट सर्विस से, जब तुम्हारे ब्रदर ने वो कार ली तो उसके ऊपर जो उसने चलाया है, ठीक है। अब वो कहता है कि आई नो हाउ फार ही हैड ड्रिवन, मुझे इतना तो पता है कि उसने कितना चलाया है। यहाँ बताया गया है कि उसने कितना चलाया है, 575 किलोमीटर, ठीक है। तो व्हाट आई नीड टू नो, मुझे क्या जानना है वो ये है कि जब उसने ट्रिप किया उस समय तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ था। तो इस उदाहरण में जो डाटा है वो सफिशिएंट नहीं है समस्या को हल करने के लिए। तो अगर तुम इस समस्या को ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें जो डाटा है वो ये पता चल जाएगा कि डाटा सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, यानी कि डाटा जो है वो काफ़ी है या ना काफ़ी है किसी भी समस्या को हल करने के लिए।
तो वो आगे वो कहती है कि तुम क्यों नहीं खुद कुछ एक समस्या को ट्राई करते हो, जो कि मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो एक समस्या जो है वो आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करेंगे। वो कहती है मेरे पास छोटी सी कलेक्शन है 3 अलग अलग प्रकार के सिक्कों की, जिसमें 1 पैसे, 2 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। और सिक्के जो हैं वो उसमें 15 कुल सिक्के हैं। और उसमें जो 1 पैसे के सिक्के हैं वो 2 पैसे के सिक्के से ज़्यादा है, और 2 पैसे के जो सिक्के हैं वो 5 पैसे के सिक्कों से ज़्यादा हैं। अब नीचे दिए गए जो विकल्प हैं, उन विकल्पों में से कौन से विकल्प का जो जानकारी है वो बहुत ज़रूरी है इस समस्या को हल करने के लिए। अब यहाँ पर बताया गया है, ये आपका काम है बच्चों, आप इसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज हमने इस बुक को जो है वो दी एंड कर दिया है। थैंक यू सो मच।